नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एकेडमी में। जब भी हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं और जब हम भारतीय इतिहास के गौरवशाली अंश को देखते हैं तो उन गौरवशाली अंशों में सबसे महत्वपूर्ण अंश हमको मिलता है राजपूत वंश का। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजपूत शक्ति यह उदित किस प्रकार से हुई और परीक्षा से उपयोगी जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं इसके उदय से संबंधित उन सारे तथ्यों को हम देखेंगे। ये वीडियो आपका यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज और वनडे एग्जाम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में अगर आप जाते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे और खासकर जब हम मुगलों को पढ़ेंगे तो मुगलों से कनेक्ट करके राजपूत वंश से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिक बैकग्राउंड समझेंगे राजपूत शक्ति के उदय का, कि क्या सिद्धांत है, किस तरह की बातें की जाती है राजपूत शक्ति के उदय के पीछे, सूर्यवंशी कैसे हैं राजपूत, चंद्रवंशी राजपूत कैसे हैं, अग्निकुल का जो सिद्धांत है राजपूत उत्पत्ति से संबंधित वह सिद्धांत कैसा है। तो उन सारी चीजों को हम देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी चीज किस हद तक ठीक है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं राजपूत शक्ति के उदय के विषय में। हम राजपूत शक्ति का उदय देखें उससे पहले हम यह समझ लें कि यह हमारी परीक्षा के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। जब हम यूपीएससी के प्रश्नों को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि राजपूत शक्ति से संबंधित प्रश्न लगातार आपको मिलते हैं। 2017 में, 2018 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, तो आपको लगातार प्रश्न मिल रहे हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं राजपूत शक्ति से। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि आपके विचार में अकबर की राजपूती नीति विशिष्ट भारतीय शासकों को मुगल साम्राज्य व्यवस्था में समाविष्ट करने का एक सोचा विचारा प्रयास था। तो देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। एक तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अकबर की राजपूतों से संबंधित क्या नीति थी और उस नीति के तहत जो विशिष्ट भारतीय हैं, विशिष्ट भारतीय अर्थात यहाँ आप शक्तिशाली भारतीय के रूप में इनको देखेंगे, तो जो विशिष्ट भारतीय हैं उनको मुगल साम्राज्य व्यवस्था में, तो मुगल साम्राज्य की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में समाविष्ट करने का मतलब समाहित करने का एक सोचा विचारा प्रयास था। तो प्रश्न आप देखिए किस गहराई तक आपसे पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, मुगल शासकों के अधीन जमींदारी व्यवस्था की कार्य प्रणाली का विवेचन कीजिए, साथ ही मुगल भारत की कृषि भूमि संबंधी अर्थव्यवस्था में जमींदारों द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जो ये जमींदारी व्यवस्था है यह व्यवस्था कनेक्ट होगी सामंतवादी व्यवस्था, और जब हमको सामंतवादी व्यवस्था को समझना है तो उसके लिए हमको राजपूत शक्ति की व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से राजपूत शक्ति उदित हुई है और किस तरह की व्यवस्था हमको राजपूतों में मिलती है। तो वहां से कनेक्ट करके आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है, अकबर और राजपूत राज्यों के बीच संबंधों की प्रासंगिक दृष्टांतों के साथ चर्चा कीजिए। तो राजपूत शक्ति और अकबर के मध्य संबंधों की चर्चा यहाँ की जानी है। अगला प्रश्न देखिए, राजपूत चित्रकला शैली में मुगल विषय में राजपूत टिप्पणी कीजिए। तो शैली मुगल है, विषय राजपूत, आपको इस पर टिप्पणी करनी है। विश्लेषण कीजिए कि कैसे 10वीं से 15वीं शताब्दियों के मध्य मेवाड़ के राज्य निर्माण की राजनीतिक प्रक्रिया, देखिए मेवाड़ के राज्य निर्माण की एक राजनीतिक प्रक्रिया थी, मतलब जैसे मुगल साम्राज्यिक व्यवस्था बनी उससे पहले मेवाड़ राज्य निर्माण की प्रक्रिया चली होगी, और उस प्रक्रिया को मतलब जो इनके राज्य निर्माण की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को 16वीं शताब्दी में अकबर की साम्राज्यवादी नीति द्वारा चुनौती ग्रस्त हो गई। तो मतलब अकबर की जो साम्राज्यवादी नीति थी उस नीति ने मेवाड़ के राज्य निर्माण की जो नीति है उसको रोक दिया, उसको बाधित किया। तो आप समझिए कितना डिटेल में जाकर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, और इसलिए आपको बहुत डीप से पढ़ना होगा कि कैसे जो व्यवस्थाएं हैं पिछली राजपूतों में वो व्यवस्थाएं किस प्रकार से बनी है, तभी जाकर आप इंटरलिंक करके इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। अब ये परीक्षाओं का पैटर्न रहा है कि जब भी राजपूतों से संबंधित प्रश्न आए हैं तो ज्यादातर उनको मुगलों से ही कनेक्ट करके पूछा गया है। तो व्यवस्था के रूप में आपको जानना होगा, तभी आप इन प्रश्नों का ठीक से उत्तर कर पाएंगे। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। राजपूत शक्ति के विषय में हम समझते हैं, इसके उदय के विषय में हम समझते हैं। जब हम राजपूत वंश को देखते हैं तो इनकी उत्पत्ति से संबंधित हमको अनेक कथाएं मिलती हैं, बहुत सारी वीर गाथाएं हैं राजपूत वंश से संबंधित। हम उन वीर गाथाओं पर नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम उतना डीप जाएंगे तो हमको राजपूत वंश कवर करने में ही कई दिन लगेंगे। इसलिए हम मुख्य बातों पर जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाती है या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। राजपूत से संबंधित जो कथाएं हैं उन कथाओं में हमको 3 तथ्य मिलते हैं। एक, यह सोमवंशी है या चंद्रमावंशी है, मतलब चंद्रमा के ये वंशज हैं। दूसरा हमको मिलता है यह सूर्यवंशी है, और एक तीसरा सिद्धांत हमको मिलता है अग्निकुल का। तो 3 सिद्धांत हमको मिलते हैं जो इनकी कथाओं में बताए जाते हैं। एक चंद्रवंशी, दूसरा सूर्यवंशी
और तीसरा अग्निकुल से संबंधित। जो ये सूर्यवंशी वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा जाता है कि कलयुग के समय मलेच्छो, और मलेच्छ किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? विदेशियों के लिए। तो कलयुग में मलेच्छो या विदेशियों का सर्वनाश करने के लिए इनकी उत्पत्ति हुई थी। हम घटनाक्रम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, यह विदेशी जिसको कहा जा रहा है, ये दरअसल अरब आक्रमणकारी और उनसे रक्षा करने के लिए भारतीय भूमि की इनकी उत्पत्ति हुई है। कुछ इस तरह की कथाएं हमको मिलती है। राजपूतों के विषय में अगर हम और देखें तो जो राजपूत शब्द है यह संस्कृत मूल का शब्द है और यह इस्तेमाल होता है राजा के पुत्र के रूप में। अब इसको आप समझिए, राजा का पुत्र, इसको कई अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे एक तो राजपुत्र हो गया, दूसरे कई बार जो सामंत होते थे उनको भी पुत्रों की मान्यता दी जाती थी, मतलब वो पुत्र के समान है। तो जो सामंत है उनको भी कई बार राजपुत्र कहा जाता है। तो मूल जो शब्द है संस्कृत भाषा का, उससे यह बना है। जब हम इनको प्राकृत रूपों में देखते हैं तो इनको रावत, रौता, राल, रावल, इन सारे नामों से भी पुकारा जाता है। दरअसल जब हम राजपूत वंश की उत्पत्ति देखते हैं तो हमको सबसे पहली बार 7वीं शताब्दी के आसपास एक विस्तृत रूप में उत्पन्न हुए हमको यह मिलते हैं। और जो ये राजपूत शब्द है इसका उपयोग अब परिवर्तित हो गया। कैसे? जो शब्द राजा के पुत्र के लिए इस्तेमाल होता था अब वह जमींदारों के लिए या सामंतों के लिए इस्तेमाल होने लगा। जैसे जब हम देखते हैं हर्षचरित को, जो कि बाणभट्ट की रचना है, तो हर्षचरित में एक कुलीन जमींदार के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? राजपूत का। और यह रचना कब की है? 7वीं शताब्दी की। कादंबरी को जब हम देखते हैं तो इसमें भी हमको ऐसे कुलीन वंशी व्यक्तियों के लिए यह शब्द प्रयोग में लाया गया जो स्थानीय शासक थे। राजतरंगड़ी को देखें तो उसमें भी हमको राजपुत्र शब्द मिलता है और यह इस्तेमाल किया गया है एक जमींदार के लिए। तो हम देख रहे हैं कि जो ये राजपूत शब्द है या जो राजपुत्र शब्द है, इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। मतलब सिर्फ राजा के पुत्र के लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो राजपूत वंश या राजपूत कई लोगों को कहा जा रहा है। एक राजा का जो पुत्र हो वो, दूसरा जो स्थानीय शासक उनको भी राजपूत कहा जा रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी के आसपास यह शब्द अधिक प्रयोग में लाया गया। मतलब एक वंश के रूप में इनकी स्थापना 12वीं शताब्दी के आसपास हमको मिलती है। जब हम 12वीं शताब्दी कहेंगे तो आप ध्यान रखेंगे 1100 से लेके 1200 ईस्वी का काल। जैसे आज के समय हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो इसका अर्थ हो गया, इसको 1199 कर लीजिए, इसका अर्थ हो गया 2000 से लेकर 2099 तक का जो काल है उसको कहेंगे 21वीं सदी का काल। तो 12वीं शताब्दी के आसपास यह शब्द अधिक प्रयोग में लाया गया। भट्ट भुवनदेव की 12वीं शताब्दी की एक रचना है अपराजित प्रच्छ। इसमें सामंती व्यवस्था के विषय में बताया गया है और राजपुत्रों को संदर्भित किया गया है। मतलब सामंती व्यवस्था के विषय में जब डिटेल से यह बता रहे हैं तो राजपुत्र शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सामंतों के लिए। तो आप समझ रहे हैं स्थानीय जमींदार, स्थानीय शासक, कुलीन वर्ग के जमींदार, सामंत, इन सब को राजपूत कहा जा रहा है। बाद में हम देखते हैं कि जो ये राजपूत है यह एक सैन्य प्रमुख के रूप में उभर कर आते हैं, अर्थात एक लड़ाकू जाति के रूप में हमको राजपूत मिलते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में पाई जाने वाली बख्शली पांडुलिपियां और इसके बाद 8वीं शताब्दी में सिंध में चंचनामा, इनसे प्राप्त जो संदर्भ है इनमें राजपूतों को भाड़े के सैनिक के रूप में दिखाया गया है और इनकी उपस्थिति के विषय में कहा गया है कि 7वीं शताब्दी के आसपास इनकी उपस्थिति हमको मिलती है। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मतलब भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, वहां पर हमको बख्शली पांडुलिपियां मिल रही हैं और 8वीं शताब्दी में हमको चंचनामा मिल रहा है। तो वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि यह एक भाड़े के सैनिक है, अर्थात लड़ाकू लोगों का एक ग्रुप है जो पैसे के बदले या अन्य किसी लाभ के बदले युद्ध कर रहे हैं। इसी समय काल में हम देखते हैं तो जो आपके भाट कवि है या जो भाट परंपराओं के कवि हैं वो राजपूतों को घुड़सवारों के रूप में दर्शाते हैं। तो मतलब एक ग्रुप है जो घुड़सवार सेना का ग्रुप है, युद्ध करता है, उसको राजपूतों के रूप में दर्शाया गया है। भाट कवि क्या है, इनके विषय में आप समझ लीजिए बहुत बेसिक। दरअसल ये एक ग्रुप है लोगों का जो कि काव्यों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम का प्रयोग करके जो वंशावलियां, लोगों की वंशों की सूची है, उस सूची को या उस वंश के विषय में आम जनमानस को बताते हैं। तो वंशों की प्रशंसा करने वाले या लोग हैं जिनको भाट कवियों के रूप में दर्शाया जाता है। तो प्रारंभिक रूप से इनको घुड़सवारों के रूप में, योद्धा वर्ग के रूप में दिखाया जा रहा है। जब हम प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में देखते हैं तो प्रतिहार हमको मिलते हैं और ये जो आपके प्रतिहार हैं जिनके विषय में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, यह स्वयं को हयापति कहते थे। मतलब एक उपाधि थी, क्या नाम से? हयापति नाम से।
और हयापति का जो मतलब होता है वह होता है घोड़ों का स्वामी। तो घोड़ों के स्वामी के रूप में यह उपाधि धारण कर रहे हैं। इसीलिए माना जाता है कि जो ये राजपूत वंश है यह एक लड़ाकू वर्ग है और घुड़सवारों की सेना इसमें शामिल है। जो राजपूतों का सैन्य चरित्र हमको मिलता है, जो इनकी लेख पद्धतियों में मिलता है, खास करके गुजरात के क्षेत्र में, पश्चिमी मारवाड़ के क्षेत्र में और वहां से प्राप्त दस्तावेजों में, तो वहां पर हम यह पाते हैं कि दरअसल जो ये राजपूत हैं यह भूमि अनुदान के बदले युद्ध कर रहे हैं। मतलब भूमि अनुदान के बदले सैन्य सेवाएं दे रहे हैं किसको? अपने अधिपति या राज्य को। तो आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं एक राजा है, वह राजा किसी क्षेत्र विशेष पर शासन करना चाहता है, उसके अलग अलग भाग है मतलब क्षेत्र के। तो एक क्षेत्र में वह किसी व्यक्ति को क्या करता है? नियुक्त करता है जिसके पास सेना है। अब जो ये व्यक्ति नियुक्त हुआ है जिसके पास सेना है वह इस क्षेत्र की शासन व्यवस्था को संभालेगा और राजस्व कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाएगा। इसी क्रम में हमको राजपूत उदित होते हुए मिलते हैं। तो एक यह भी अवधारणा है राजपूतों की उत्पत्ति के पीछे। कई सारी अवधारणाएं हैं, एक एक को आप देखते रहिए। लेखा पद्धतियों में एक विवरण हमको और मिलता है, जब एक राजपूत या लड़ाका शब्द इस्तेमाल किया गया है और यह लड़ाका जो है आपका, यह जागीर के लिए आवेदन करेगा। इसके पास, राज्य के पास या राजा के पास, तो आवेदन करेगा, इसको जागीर मिलेगी और यह अपेक्षित होता है, मतलब यह उम्मीद होती है इस व्यक्ति से, यह उस क्षेत्र की शासन व्यवस्था को संभालेगा और राजस्व का संग्रह करेगा। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया एग्जाम्पल से, कुछ उस तरह की व्यवस्था हमको मिलती है। इसी क्रम में राजपूत हमको दिख रहे हैं। अब जब हम इतिहास में पढ़ते हैं या हम इनकी वीर गाथाओं को पढ़ते हैं तो हमको 36 राजपूत वंश मिलते हैं। मतलब राजपूतों के 36 वंश हमको मिलते हैं। अलग अलग काव्यों में इनकी संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इनमें शामिल वंशों में परिवर्तन होता है। मतलब कोई एक काव्य किन्हीं अन्य 36 की सूची के साथ होगा, वहीं दूसरा काव्य किसी अन्य 36 के सूची के साथ होगा। तो 36 राजपूत वंश हमको मिलते हैं और इन 36 राजपूत वंशों का उल्लेख हमको समकालीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे पृथ्वीराज रासो, कुमारपाल चरित, वर्ण रत्नाकर और मारवाड़ का एक जैन मंदिर है, उस पे उल्लेखित हमको यह 36 राजपूत मिलते हैं। एक व्यक्ति हैं कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने क्या किया? इन ग्रंथों का अध्ययन किया, इनके वंशों के नामों को ढूंढा और जो उनमें गलतियां थी या त्रुटियां थी, त्रुटियां कौन सी? भाषाई त्रुटियां, उनको दूर करके एक सूची तैयार की, जिससे हमको पता लगता है कि 36 राजपूत वंश के लोग कौन से हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड वह व्यक्ति है जिसने इन वंशों की सूची को तैयार किया है उपयुक्त सोर्सों से। मतलब जो ये पृथ्वीराज रासो है, कुमारपाल चरित है, इन सब से उसने एक सूची तैयार की है, जिससे हमको 36 राजपूत वंश मिलते हैं जो कॉमन है। तो 36 राजपूत वंश अगर हम देखें तो सूर्यवंशी राजपूत, चंद्रवंशी राजपूत, यदुवंशी राजपूत, अग्निवंशी राजपूत और लड़ाकू वंशीय राजपूत हमको मिलते हैं। तो 5 भागों में इनको कैटेगराइज किया जाता है। मुख्यतः हमको देखना होगा सूर्यवंशी राजपूत, चंद्रवंशी राजपूत और अग्निवंशीय राजपूतों को। जब हम सूर्यवंशी राजपूत देखते हैं तो इनमें हमको कछवाहा मिलते हैं। कछवाहा आप ध्यान रखिएगा, यही कनेक्टेड होता है जोधाबाई से, जिसका विवाह होता है अकबर से। उसके बाद बंधलगोटी, गौतम, दहिया, दुर्गवंशी, बैस, राठौर, बघेल, गोहिल, सरम्मल, सिसोदिया या सिसादिया, मोरी राजपूत, गढ़वाला, बरगुजर, गौर, बुंदेला, जामवाल, कुंडीर, डोडिया, मिन्हास और सेंगर। तो यह सूर्यवंशी राजपूतों की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से हम चंद्रवंशी राजपूत देख लें तो तोमर या तंवर, जिनका दिल्ली पर शासन था, चंदेल, चावड़ा और इनकी एक सब कैटेगरी हमको मिलती है जिसे कहा जाता है बरुअर, झाला, कटोच, बाणापार, डोर, जेठवा, रक्सेल, पठानिया। यह सारे हमको चंद्रवंशी राजपूत मिलते हैं। इसी तरह से यदुवंशी राजपूत हैं जिनमें भाटी, जडेजा, जादौन, करसुल, चुंडासमा, सम्मा, तो ये सारे यदुवंशी राजपूत हैं। जो लड़ाकू वंशी राजपूत हैं इनमें हमको एक मिलता है पुरबिया। अग्निवंशी राजपूत अगर हम देखें तो इसमें हमको परिहार और परमार, परमारों में भी कई परमार मिलते हैं, जैसे राजपूत परमार, मालवा परमार, होयार या भूमिहार परमार। इसके भी हमको उपभाग मिलते हैं, जैसे मालवा परमार जो है इनके 52 वंश हमको मिलते हैं। जो आपका भूमिहार परमार है इनके 72 वंश हमको मिलते हैं। चौहान हमको इनमें सबसे फेमस मिलेंगे। उसके अलावा सोलंकी वंश, वह भी हमको इन्हीं में शामिल मिलेगा। तो जो राजपूतों की वंश सूचियां हैं उन वंश सूचियों में हमको ये सारे राजा मिलते हैं। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि राजपूत वंश से संबंधित बहुत सारे वंश और कई बार इनमें एक बहुत बड़ी सूची आपको मिलेगी, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको किसमें रखना है। आपको दरअसल यह याद ही नहीं करना है कि कौन सा वंश किससे संबंधित है। एक दो आपको याद रखने हैं, जैसे चौहान। चौहान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको
ध्यान में रखना होगा और यह ध्यान रखना होगा कि यह अग्नि वंश से संबंधित है। इसके अलावा जितने भी वंश के राजपूत उनमें आपको बहुत डीप नहीं जाना है कि वह किस वंश से संबंधित है। मैंने तथ्यों के लिए आपको एक जगह बता दिया है जिससे आपको यह न लगे कि आपका कोई तथ्य छूट गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। हमको मेन मंच पे ज्यादा ध्यान देना है और सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि इनकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत, वह सिद्धांत कौन से हैं। जैसे अग्निवंशी जो सिद्धांत है वह सिद्धांत कैसे काम करता है, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, ये सिद्धांत कौन से हैं जिनके बेसिस पर इनको कैटेगराइज किया जा रहा है। तो हम देख लेते हैं राजपूत वंश से संबंधित उन तथ्यों को जो सैद्धांतिक रूप से हमको मिलते हैं। सबसे पहली चीज जो हमको कॉमन मिलती है, पश्चिमी भारत में और मध्य भारत में इन्हें उदित हुआ माना जाता है और यह माना जाता है यह स्थानीय लोग थे। तो पश्चिम भारत में और मध्य भारत में यह उदित हो रहे हैं और स्थानीय लोग हैं, यह माना जा रहा है। जैसे इससे पीछे हम देख रहे थे तो ऐसे बहुत सारे वंश थे जिनमें डाउट उत्पन्न होता था कि यह भारतीय हैं या भारतीय नहीं है, या इन्होंने किसी अन्य क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करके यहाँ पर अधिकार किया है। राजपूतों के विषय में यह डाउट बिल्कुल नहीं मिलता। राजपूतों के विषय में यह मिलता है कि यह भारतीय है और भारतीय क्षेत्र में ही इनका उदय हुआ है। जैसे गुर्जर, प्रतिहार, गुहिला, परमार, चाहमान, कलचुरी, चंदेल, ये सारे राजा जब इनके हम स्रोतों को देखते हैं तो ये पूरी तरह से यह साबित करते हैं कि यह भारतीय क्षेत्र में ही उदित हुए हैं। एक जो दूसरी थ्योरी हमको मिलती है कि जो आपका यह राजपूत वंश है यह गुप्त काल से पहले उतना ताकतवर नहीं था। जब गुप्त काल समाप्त हो जाता है और कोई ताकतवर शक्ति नहीं बचती है तो उस समय 10वीं सदी के आसपास, मतलब एक लंबे अंतराल के बाद गुप्त काल समाप्त होगा। बहुत से स्थानीय शासक धीरे धीरे उदित होंगे, आपस में युद्ध करेंगे और उनमें फिर एक बड़ी शक्ति उदित होगी। उसी क्रम में अगर हम समझे तो राजपूत शक्ति का भी उदय होता है। मतलब गुप्त काल के बाद यह हमको प्रभावशाली भूमिका में मिलते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि पश्चिमी भारत में और मध्य भारत में जो राजनीतिक अनिश्चितता उत्पन्न हो गई थी, मतलब जो गैप उत्पन्न हो गया था, उस गैप को भरने का इन्होंने काम किया। मतलब शक्ति कमजोर है, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है, तो उसको इन्होंने कंपनसेट किया और एक नई शक्ति के रूप में उदित हुए। तो जब हम देखते हैं राजपूत वंश को तो दरअसल इनका काल मिलता है 800 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी का, मतलब जो इनकी शक्ति का चरम काल है, जहां पर ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है, उसके बाद इनका उदय होगा और जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं होगी उससे पहले हमको यह शक्तिशाली भूमिका में मिलेंगे। तो 800 से लेकर 1300 ईस्वी तक इनका शक्तिशाली काल है, मतलब जब इनका दबदबा था राजनीतिक व्यवस्था पर। तो बेसिक चीजें हमने समझ ली। पश्चिमी भारत, मध्य भारत में इनका उदय, कुछ प्रमुख वंश जो इनके स्थानीय होने को साक्ष्यों के माध्यम से साबित करते हैं। गुप्त काल के बाद उत्पन्न यह शक्ति है और 800 से लेकर 1300 ईस्वी तक का इनका चरम का काल है। इनके उदय की पृष्ठभूमि अगर हम समझे कि किन परिस्थितियों में यह उत्पन्न हुए, तो हम देख रहे थे 712 से 13 ईस्वी का काल है, मतलब 712 ईस्वी के आसपास का काल है। जो अरब के आक्रमणकारी है इन्होंने क्या किया, सिंध के क्षेत्र पर, मुल्तान के क्षेत्र पर, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसके साथ यह आगे भी बढ़ते गए और लगभग 25 वर्षों में, मतलब आक्रमण के 25 वर्षों के अंदर ही इन्होंने मारवाड़ पर, मालवा पर, भड़ौच पर, इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यहाँ की धन संपत्ति को यह लोग लूटने लगे। इसके साथ हम देखते हैं जो पश्चिम भारत का क्षेत्र है और दक्कन का जो क्षेत्र है, वहां की राजनीतिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता है, जिसमें हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश को। और जो राष्ट्रकूट वंश है अब यह शक्तिशाली भूमिका में उदित होता है और राजपूत भी हमको इसी भूमिका में मिलते हैं, मतलब पश्चिम भारत में ही हमको राजपूत उदित हुए मिल रहे हैं। और इन वंशों ने क्या किया, अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी शुरू कर दी राजनीतिक व्यवस्था में। इससे पहले यह राजनीतिक व्यवस्था में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं ले रहे थे, लेकिन अरब आक्रमण हो रहे हैं और अरब आक्रमण के साथ ही इन शक्तियों का उदय भी हो रहा है। इनमें कई वंश उदित होते हैं साथ साथ, जैसे परमार और चाहमान जैसे वंश जो कि स्थानीय शासकों से लड़ते हैं, स्थानीय कठिनाइयों को पार करते हैं और एक शक्तिशाली साम्राज्यिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार हैं, जो राष्ट्रकूट हैं, वह किसी शक्तिशाली साम्राज्य की नींव पर अपनी साम्राज्यिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। तो कुछ ऐसे वंश होंगे जो बिल्कुल रूट से उभर कर आएंगे जैसे चाहमान, कुछ ऐसे वंश होंगे जो पहले से किसी स्थापित व्यवस्था पर अपना अधिकार करेंगे जैसे गुर्जर प्रतिहार, जिन्होंने कान्यकुब्ज के क्षेत्र पर अधिकार किया था, ये हम पीछे देख चुके हैं। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट यह स्थापित होंगे। परमार जैसे वंश, चाहमान जैसे वंश, ये सारे वंश हमको उदित हुए मिलेंगे। तो इन्हीं सारी घटनाक्रमों के साथ हम राजपूत शक्ति का उदय देखते हैं, जिसमें आपको जैसे परमार और चाहमान भी हैं, तो यह भी राजपूत है। अब देखिए राजपूत कहेंगे किसको, इसमें भी अलग अलग व्याख्याएं हैं।
जैसे एक विषय पे हमने चर्चा की है अपने पिछले वीडियोस में कि ऐसे लोग जिनके पास शक्ति, शासन और संपदा इस पर अधिकार है, वह कहीं ना कहीं खुद को राजपूतों के रूप में शामिल करते थे और राजपूतों के साथ ही यह खुद को क्षत्रिय भी मानते थे। तो ऐसे लोग जिनके पास शक्ति है, शासन है, संपदा है, वह कहीं ना कहीं राजपूत क्षत्रिय के रूप में उदित हो रहे हैं। जैसे परमार देख रहे हैं आप, चाहमान देख रहे हैं आप, तो यह भी खुद को राजपूतों के रूप में क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं या क्यों यह राजपूतों की श्रेणी में आ रहे हैं? क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं अधिकार है। इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है या एक बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा है राजपूत वंश के उदय से संबंधित, जिसमें इनको बताया जाता है कि यह अग्निकुल से उत्पन्न है। अब इस अग्निकुल की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को आप समझिए। हमने उत्तर वैदिक काल देखा था और उस काल से ही हम यह देख रहे थे कि ब्राह्मण क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के बाद ये ब्राह्मण राजा की नियुक्ति करते थे। मतलब कोई राजा तब बनेगा जब वह यज्ञ कर ले, तो यज्ञ के बाद ही वह राजा बनता था। इससे ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ रही थी। हमने ये अपने पिछले वीडियोस में काफी डिटेल से कवर किया है ऑलरेडी। तो राजा की भूमिका किस तरह से बनती है, तो ब्राह्मणों का क्या योगदान है, वह हम देख चुके हैं। अब इस राजा की जो नियुक्ति हो रही है, यह दरअसल कैसे हो रही है? यज्ञ से। मतलब एक यज्ञ के बाद यह राजा बन रहा है। राजा बनने का मतलब कहीं ना कहीं यह था, यह अब क्षत्रिय कुल में शामिल हो रहा है। अब जो भी राजा बनेगा वह कहीं ना कहीं क्षत्रिय कुल में शामिल हो जाता था। तो इसी विचारधारा के साथ हमको अग्निकुल का सिद्धांत मिलता है। कैसे? एक दरबारी कवि है और यह दरअसल भाट कवि है। भाट कवि कौन है, अभी हमने पीछे देखा है। तो कवियों के अनुसार जो परमार वंश, इनकी स्थापना या इनकी उत्पत्ति जो वशिष्ठ मुनि थे उनके माध्यम से हुई। और वशिष्ठ मुनि ने क्या किया था? माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्निकुंड से यह राजपूत वंश उदित हुआ। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में यह उल्लेख किया है कि चालुक्यों की, प्रतिहारों की, परमारों की और चहमानों की, इन चारों की उत्पत्ति उसी अग्निकुंड से हुई थी। कौन सी अग्नि? जो माउंट आबू पर वशिष्ठ मुनि के द्वारा आयोजित की गई थी। अब देखिए, इसमें भी थ्योरी है कि वशिष्ठ मुनि ने यह अग्निकुंड क्यों उत्पन्न किया, मतलब क्यों इस अग्निकुंड को स्थापित किया। तो उसमें मान्यता है कि आक्रमण हो रहे थे भारत पर बाहर से, और बाहर के इन आक्रमणों को या जो राक्षस है, यहाँ राक्षस शब्द मिलेगा या मलेच्छ शब्द मिलेगा कुछ जगहों पर आपको। तो जो मलेच्छ है या जो राक्षस है, जो विदेशी आक्रमणकारी है, इन आक्रमणकारियों से धरती की रक्षा के लिए, मतलब भारत भूमि की रक्षा के लिए हमको राजपूत वंश के कुछ प्रमुख वंश मिलते हैं, जिनमें चंद्रवरदाई कह रहे हैं कि चालुक्य है, प्रतिहार है, परमार है, चहमान है। दरबारी कवि एक भाट कवि है, या जो वंश सूचियां बताने वाले कवि हैं, उनमें हमको मिल रहा है कि परमार वंश की उत्पत्ति हो रही है। तो इस तरह से हमको मिलता है कि राजपूत किस तरह से अग्निकुल से संबंधित है। एक घटनाक्रम हमको और मिलता है जो कि संबंधित है मुनि वशिष्ठ से और मुनि विश्वामित्र से। और इसमें घटनाक्रम यह है कि एक अग्निकुंड की स्थापना हुई, उस अग्निकुंड से एक गाय की उत्पत्ति हुई। गाय ऐसी थी जो इच्छा अनुसार वरदान देती थी, लेकिन वह गाय चली जाती है विश्वामित्र के पास। तो वशिष्ठ ने अग्निकुंड से एक ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति की या एक ऐसे वर्ग की उत्पत्ति की जिसने विश्वामित्र से उस गाय को छीनकर वशिष्ठ मुनि को वापस लौटा दिया। तो उस रेफरेंस में भी हमको क्षत्रिय कुल मिलता है। और इसमें फिर क्या होता है कि वशिष्ठ मुनि ने उस व्यक्ति को जिसने इस गाय को वापस उन्हें लौटाया था विश्वामित्र से छीनकर, उसको नाम दिया दूसरों का वध करने वाला, अर्थात परमार। तो इस तरह से परमार वंश की उत्पत्ति का सिद्धांत हमको मिलता है। और इसी क्रम में जो परमार राजा है, वह अपने अभिलेखों में भी इस बात को बताते हैं कि उनकी उत्पत्ति अबू पर्वत पर या माउंट अबू पर्वत पर अग्निकुंड से हुई है। इस घटनाक्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो राजस्थानी भाट है या जो राजस्थानी वंशों की सूची बताने वाले कवि हैं, लोग हैं, जिनको भाट कहा जा रहा है, तो वह बताते हैं कि न केवल परमारों की उत्पत्ति हुई बल्कि उसी अग्नि से प्रतिहारों की, चालुक्यों की और चाहमानों की भी उत्पत्ति हुई है। तो चार आपको मिल रहे हैं, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चाहमान। जो भाट कवि हैं, जो चार वंशों की बात कर रहे हैं, वो क्या कथा बताते हैं? वो कहते हैं कि विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि और अगस्त्य मुनि और ऐसे ही अन्य मुनियों ने माउंट आबू पर एक यज्ञ आयोजित किया और इस यज्ञ को करना प्रारंभ कर दिया। राक्षसों ने क्या किया? कुछ दूषित वस्तुएं इस यज्ञ कुंड में फेंक दी और यज्ञ को अपवित्र करने का प्रयास किया। इसी के लिए जो वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने अग्निकुंड से 3 योद्धा पैदा किए। योद्धा कौन से? प्रतिहार, चालुक्य और परमार। लेकिन इनमें से, मतलब इन तीनों में से कोई भी इन राक्षसों को दूर नहीं रख सका, मतलब यह तीनों फेल कर गए। फिर चौथा वंश आएगा
जिसे नाम दिया गया चाहमान। चाहमान मतलब चतुर्भुज योद्धा, तब इसके 4 हाथ हैं और यह योद्धा है। तो वशिष्ठ ने फिर से एक अग्निकुंड का निर्माण किया और चाहमान को उत्पन्न किया। तो कुल मिलाकर अग्निकुंड के सिद्धांत में आप यह ध्यान रखेंगे कि माउंट आबू पर एक अग्निकुंड स्थापित हुआ, एक यज्ञ हुआ, इसको साधारण भाषा में आप समझिए, और उस यज्ञ के बाद कुछ लोगों को क्षत्रिय कुल में या योद्धा कुल में शामिल किया गया और इनको राजपूत कहा गया। तो इस तरह से अग्निकुंड का सिद्धांत हमको पता लगता है। अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, इसको जो मानने वाले विद्वान हैं, तो उनमें हम देखें तो वाटसन, फोर्ब्स, कैफेल और डी.आर. भंडारकर, यह प्रमुख रूप से हमको मिलते हैं जो अग्निकुंड के सिद्धांत को मानते हैं। दूसरा हमको मिलता है चंद्रवंशी और सूर्यवंशी होने का दावा, मतलब राजपूत वंश के लोग चंद्रवंशी हैं और सूर्यवंशी हैं, यह दावा भी हमको मिलता है। इसको हम समझ लेते हैं। दरअसल जो ये सूर्यवंशी हैं और जो चंद्रवंशी होने का दावा है, यह हमको महाभारत से और पुराणों में मिलता है। महाभारत में जैसे आप देखते हैं सूर्यवंश के लोग मिलते हैं, जैसे आपको कर्ण मिलते हैं जो सूर्य के पुत्र हैं। चंद्रवंशी लोग मिलते हैं, इंद्र के वंश के लोग मिलते हैं, जैसे आपको अर्जुन मिलेंगे, जिनको यह माना जाता है कि इंद्र के पुत्र हैं। तो ये लोग कनेक्ट करेंगे खुद को कि यह सूर्यवंशी हैं, यह चंद्रवंशी हैं, और इस तरह के घटनाक्रम हमको मिलेंगे। इसी क्रम में जो राजपूत वंश के लोग हैं, यह खुद को इन महाभारत काल के और पुराणों के काल के योद्धा वर्ग से कनेक्ट करेंगे कि हम भी उसी वंश के लोग हैं। जैसे हमने देखा था प्रतिहार के विषय में, जिनको कहा जा रहा था यह लक्ष्मण के वंशज हैं, लक्ष्मण अर्थात रामायण काल। तो यह खुद को पुराने वंशों के साथ कनेक्ट करते हैं, खास करके जिनकी धार्मिक रूप से बहुत मान्यता है। इसी तरह से जो चंदेल परिवार के लोग हैं, वह अपनी प्राचीन परंपरा में, अपने शिलालेखों में यह उल्लेखित करते हैं कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, चंद्रमा से हुई है। हालांकि हम देखते हैं कि जो राजपूतों के चंद्रवंशी और सूर्यवंशी होने का दावा है, यह ज्यादातर भाट कवियों ने स्थापित किया है, मतलब जो इनकी सूची बताने वाले लोग हैं, उन्होंने ज्यादा स्टैब्लिश किया है। दरअसल ये जो भाट कवि हैं, यह दरबारों में भी जाते थे और दरबारों से इनको पुरस्कार भी मिलता था। तो उस क्रम में ये क्या करते थे कि जो राजा है उसकी प्रशंसा में बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते थे, जिससे यह स्टैब्लिश करते थे कि यह चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है। तो उस क्रम में भी हमको यह मिलता है कि राजपूत चंद्रवंशी और सूर्यवंशी हैं। इन्हीं कवियों में या इन्हीं भाट कवियों में हमको चंद्रवरदाई मिलता है, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय या पृथ्वीराज तृतीय के विषय में बताया। हालांकि जो सबसे फेमस सिद्धांत वह अग्निकुल वाला सिद्धांत ही मिलता है, मतलब जो चंद्रवंश का सिद्धांत है, सूर्यवंश का सिद्धांत है, यह भी बाद में मिल जाता है किससे, अग्निकुल के सिद्धांत से। तो ज्यादा स्टेब्लिश सिद्धांत कौन सा है, अग्निकुल वाला सिद्धांत। तो इस तरह से हमको घटनाक्रम मिलता है राजपूतों के उत्पत्ति के विषय में। कुछ अन्य सिद्धांत भी हमको मिलते हैं, जैसे बीएनएस यादव ने राजस्थान और गुजरात में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसको समझा, उसका अध्ययन किया और यह बताने का प्रयास किया कि जो अराजकता फैल चुकी थी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और विदेशी आक्रमणों के कारण, खास करके अरब के आक्रमण, उनसे जो अराजकता फैल गई थी समाज में, उस अराजकता को ठीक करने का काम किया किसने, राजपूतों ने। और यह धीरे धीरे उदित, मतलब एक प्रक्रिया के तहत राजपूत वंश का उदय हुआ। दरअसल यह बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए राजपूत क्या है, स्थानीय लोग हैं, और जब इनको लूटा जाने लगा या इनके क्षेत्रों को लूटा जाने लगा तो इन्होंने क्या किया, प्रतिरोध किया या विरोध किया, और उस विरोध के बाद यह खुद ही क्या हो गए, शासन व्यवस्था में आ गए। तो उस रूप में हमको मिलता है और यह कहते हैं कि यह एक लंबा क्रम है, मतलब एकदम से राजपूत उदित नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे व्यवस्था के तहत यह उदित हुए। इसी पृष्ठभूमि में ये बताते हैं कि 650 से 700 ईस्वी के दौरान उत्तर भारत में गुर्जर, हुइतोल, चाहमान, चापस, ये सारे हमको सैन्य कुलों के रूप में उदित हुए मिल रहे हैं। तो एक प्रतिरोधक के रूप में ये लोग उदित हो रहे हैं। एक सामान्य घटनाक्रम है, मतलब ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, ये जो सूर्यवंश का सिद्धांत है, ये जो चंद्रवंश का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को यह नहीं मान रहे हैं, बल्कि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह एक घटनाक्रम के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में राजपूत वंश का उदय हुआ। यह आगे बताते हैं कि स्वतंत्र शासक के रूप में हमको 8वीं शताब्दी के आसपास राजपूत शासक मिलते हैं और इनमें सबसे फेमस हमको मिलते हैं गुर्जर प्रतिहार, जिन्होंने कन्नौज के क्षेत्र पर अधिकार किया। हमने पिछले वीडियोस में अपने गुर्जर प्रतिहार को देखा है। गुर्जर प्रतिहार को पहले देखने का कारण यह था कि इनकी जो व्यवस्था है वह थोड़ा सा हमको डिफरेंट मिलती है, यह ज्यादा पुराने मिलते हैं एक तो, दूसरे जो बाद के राजपूत है उनमें ज्यादातर हमको गुर्जर प्रतिहार के सामंत मिलेंगे। तो एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने में जो प्रमुख भूमिका हमको मिलती है या सबसे पहली भूमिका हमको मिलती है
वह गुर्जर प्रतिहारों की मिलती है। राजपूत वंश के उत्पत्ति का सिद्धांत मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया था जिससे पहले आप ये समझ जाएं कि घटनाक्रम के रूप में किस तरह से यह वंश उदित हो रहा है। मतलब कौन सा? गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज के क्षेत्र में। अब आपने उनके उदय को समझ लिया। इसके बाद जब आप राजपूत वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर इसको कनेक्ट करेंगे गुर्जर प्रतिहार से, तब आपको गुर्जर प्रतिहार भी ज्यादा समझ में आएगा और राजपूत वंश भी ज्यादा समझ में आएगा। तो 8वीं शताब्दी के आसपास यह हमको शक्ति के केंद्र के रूप में और राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करने वाले एक ग्रुप के रूप में मिल रहे हैं। कुछ नए विचार भी हमको मिलते हैं। मतलब राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ नवीनतम विचार हैं जो नए शोधों पर हमको मिल रहे हैं। इनमें हमको बीडी चट्टोपाध्याय का एक वर्णन मिलता है जो बताते हैं कि राजपूत वंश की उत्पत्ति एक प्रक्रिया के रूप में हुई है और वह प्रक्रिया के विषय में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जो ये राजपूत वंश है यह दरअसल एक स्थानीय जाति है, भूमि का स्वामी है और योद्धा वर्ग है। इसके साक्ष्य में यह बताते हैं कि जो प्राचीन मध्ययुगीन ग्रंथ हैं, शिलालेख हैं, इन सब में जो राजपूत शब्द है वह इन्हीं के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि एक जाति समूह है, एक योद्धा वर्ग है और भूमियों का स्वामी है। ये आगे बताते हैं कि राजतरंगड़ी, कुमारपाल चरित, वर्ण रत्नाकर, ये सारे ग्रंथ राजपूतों को इसी रूप में शामिल करते हैं। मतलब योद्धा, एक वर्ग और भूमि का स्वामी। 36 वंश जो राजपूत के हैं उनके विषय में नवीनतम विचार भी हमको मिलते हैं। मतलब इन 36 वंशों की बात यहां भी की जाती है। हालांकि जो इनमें शामिल लोग हैं, मतलब जो 36 वंशों में शामिल लोग हैं, अलग अलग साहित्यिक ग्रंथों में उनकी अलग अलग सूची है, लेकिन कुछ इसमें कॉमन है। तो कॉमन वाले दरअसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार, चालुक्य, ये सारे इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन है। मतलब हर ग्रंथ में इनका नाम मिलता है इन 36 कुलों में। तो इस तरह से राजपूत वंश को उदित हुआ मिल रहा है। उसके पीछे जो विचारधाराएं हैं, किस तरह के विचार लोग रख रहे हैं, उसको हमने समझने का प्रयास किया। कौन से सिद्धांत हैं जो राजपूत वंश के विषय में हमको मिलते हैं, वो सिद्धांत कैसे इंपॉर्टेंट हैं और जो राजपूत वंश के लोग हैं वह खुद को किस तरह से उत्पन्न हुआ मानते हैं, वह सब कुछ हम समझ चुके हैं। आने वाले वीडियोस में इसको हम और डिटेल से देखेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिए अनुपम IAS के साथ और शेयर कीजिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।